हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पहले टेस्ट का डिस्कशन आज शुरू कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल टेस्ट दिया होगा और टेस्ट के बारे में आपको जानकारी होगी कि कैसे कैसे प्रश्न आए थे। तो आज उन्हीं प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, ये ऑनलाइन फॉर्म में इस तरह से आपको शो रहा होगा, नेम, पेपर नेम, सिटी एंड विलेज। इस तरह से ये टोटल टेस्ट 50 नंबर का था, 30 मिनट में करना था। काफ़ी लोगों ने टेस्ट किया है। हालांकि जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की है उन्हीं को रिज़ल्ट प्रोवाइड किया जाएगा। सभी का रिज़ल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि आपको जब एनरोल हो जाएंगे तभी रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। तो आज का ये डिस्कशन सभी के लिए फ्री है। कल से जो भी डिस्कशन होंगे, जैसे कल टेस्ट है हमारा, सेकंड टेस्ट 8 दिसंबर को और उसका डिस्कशन 9 दिसंबर को होगा। और इस तरह से हमारा ये डिस्कशन चलता रहेगा लगातार। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको इस सब्जेक्ट के प्रति एक फिर से मेमोरी नहीं हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये तथ्यात्मक विषय हैं, राजस्थान के सारे सामान्य ज्ञान के विषय। और अगर आप सोचते हैं कि आपको रटाया हुआ होना चाहिए, तो समय समय के साथ अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो भूलना स्वाभाविक सी बात है। मनुष्य की स्मृति की भी एक सीमा होती है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपने पहला क्वेश्चन दिया होगा, उसमें कहा गया है पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। सबसे पहले तो ये पेपर सॉल्व करते समय हमें सत्य असत्य इन पर बहुत फोकस करना चाहिए। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये कीवर्ड कई बार क्या होता है कि कीवर्ड हमें फंसा भी देते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि कौन सा असत्य है। ठीक है, पहला ए दे रखा है, राजस्थान के लिए सबसे पहले राजपूताना शब्द का प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने किया था। यह पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा बी दे रखा है, जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में आए। ठीक है। तीसरा है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस किताब का लेखक विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। और चौथा है डी, जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? मतलब 3 सही हैं और 1 गलत है। देखिए, आपको मैं बता दूं कि राजपूताना शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है राजस्थान के इतिहास में। मध्यकालीन यह शब्द है, इसलिए इस शब्द की डिटेल में जाने से पहले मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ, फिर हम इस पर थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि कैसे क्वेश्चन को गहराई तक ले जाया जा सकता है। तो इनके उत्तर को हम गहराई तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसका सही उत्तर है, कौन सा असत्य है, तो इसका सही आंसर है बी, जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में नहीं गया था, बल्कि यह राजस्थान के शेखावटी अंचल में गया था। याद रखें, यह राजस्थान के शेखावटी अंचल में गया था। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन के आंसर में, कि ये मारवाड़ क्षेत्र, अमूमन हम जब पढ़ाई करते हैं तो इन छोटी छोटी बातों को हम समझ नहीं पाते। और मेरा अनुमान है कि पेपर सेटर मेरे जैसा होगा तो बिल्कुल इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। और ये बिल्कुल लॉजिकल है और बिल्कुल अवेयरनेस पर जानकारी देता है कि आप कितने अवेयर हैं। ठीक है। रट्टाफिकेशन किसी भी प्रश्न का उत्तर देता है तो ये कोई आपका नॉलेज नहीं होता, ये कोई आपकी क्षमता नहीं होती है। रट्टाफिकेशन सब जगह काम नहीं करता है। जैसे आप प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षा देंगे तो यहाँ आपको बिल्कुल संजीदगी से उत्तर देना होगा, एक एक प्रश्न को कीवर्ड के रूप में देखना होगा। तो यहाँ देखिए, आप मारवाड़ क्षेत्र में नहीं गया था जॉर्ज थॉमस, ये गया था शेखावटी अंचल में। ठीक है, शेखावटी अंचल आपको पता होगा इसके बारे में। अगर आपको नहीं पता है तो आगे के लेक्चर में हम और आगे के जेटेस सीरीज में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि जॉर्ज थॉमस सबसे पहले राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में नहीं बल्कि शेखावटी अंचल में गया था। ठीक है। तो अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, राजपूताना शब्द
ये मध्यकालीन शब्द है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सही निकलता है। अब ये कब किया था, टाइम पीरियड भी मैंने दे दिया आपको, 1800 में। ठीक है, 1800 एडी में। ठीक है, तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने पहली बार राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। और जॉर्ज जो थॉमस थे वो आयरलैंड के निवासी थे, यहाँ पे सर्विस करने आए थे, साथ ही एक अंग्रेज अधिकारी थे। ठीक है, और इसके अलावा अगला देखते हैं कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के लेखक कौन है, तो ये विलियम फ्रैंकलिन हैं। क्योंकि ये विलियम फ्रैंकलिन थे, ये जॉर्ज थॉमस के मित्र थे और उन्हीं पर इन्होंने किताब लिखी थी, तो ये भी आपके लिए सही है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और निकल के आता है यहाँ से कि मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, उसका वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हैं, तो आपके पास कॉपी कलम होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ों को गहराई में ले जाने की कोशिश करूँगा ताकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो या इससे अलग भी हो। विलियम फ्रैंकलिन के अलावा और भी प्रश्न निकले, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस के अलावा, इनके अलावा और प्रश्न निकले तो वो आपकी कवरेज में हो। तो यहाँ एक प्रश्न और निकल के आता है कि इसका जो लॉन्चिंग, जब ये किताब लॉन्चिंग हो रही थी, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, तब इसकी लॉन्चिंग किस व्यक्ति ने की थी? एक बहुत बड़े यहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे भारत के, लॉर्ड वेलेज़ली। ठीक है, सहायक संधि करने वाले। तो लॉर्ड वेलेज़ली ने इसकी लॉन्चिंग की थी। लॉन्चिंग मतलब विमोचन किया था। ठीक है, इस किताब का विमोचन किया था। और जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई थी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को समझा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए, संवैधानिक तौर पर, प्रश्न 2 कहता है, संवैधानिक तौर पर प्रदेश के लिए राजस्थान शब्द की मान्यता किस तिथि को मिली? ए दे रखा है 15 अगस्त 1947, बी है 1 नवंबर 1956, और सी है 26 जनवरी 1950, और डी है 30 मार्च 1949। ये प्रश्न टेस्ट सीरीज के बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया है, जैसा कि मैंने समरी और एनालिसिस करके देखा, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने गलत किया है। लेकिन इसका सही उत्तर क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। ठीक है, सी। तो संवैधानिक तौर पर राजस्थान शब्द को कब मान्यता मिली थी, तो ये हम देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 हमको पता है, उस दिन हमने देश के लिए गणतंत्र दिवस मनाया था। और यह जब देश आज़ाद हुआ और एक कमेटी बनी, कौन सी कमेटी थी? पी सत्यराव कमेटी। तो इंडिया जब आज़ाद हो गया और फिर एक कमेटी बनी, उसके चेयरपर्सन थे पी सत्यराव। उनकी अध्यक्षता में, उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर इस प्रदेश का ये राजस्थान शब्द डिसाइड हुआ इस प्रदेश के लिए। ठीक है, 26 जनवरी 1950। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घोसुंडी शिलालेख, यह प्रश्न 2016 में आरएएस परीक्षा में आया था। अचानक पैटर्न बदला था 2013 में। 2013 के बाद 2013 का पेपर कैंसिल हुआ, 15 में हुआ और 16 में फिर ये प्रश्न आया। लगातार आप देख सकते हैं कि अचानक पैटर्न चेंज हुआ, और ये क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो कैसे उठा वो देखेंगे आप। पहले सीधे प्रश्न नहीं आते थे इस तरह के, ऐसा आता था कि घोसुंडी शिलालेख कहाँ से मिला है, लोकेशन पूछ लिया। लेकिन अब धीरे से इनको फिलोसॉफी पे जानने लगे, वहाँ के जो घोसुंडी शिलालेख का जो मर्म है, जो वहाँ का दर्शन है, उस पर बात की जाने लगी राजस्थान के प्रश्नों में। तो यहाँ देखते हैं हम इस शिलालेख के बारे में कि घोसुंडी शिलालेख का टाइम पीरियड पे सबसे पहले ध्यान देते हैं। देखिए, किस काल का है घोसुंडी शिलालेख, तो यहाँ आप सभी लिखेंगे द्वितीय, सेकेंड बीसी, इसको कहेंगे द्वितीय ईसा पूर्व। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो सेकेंड
बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो द्वितीय ईसा पूर्व का यह शिलालेख है। तो गोसुंडी शिलालेख का कालक्रम की बात करें तो द्वितीय ईसा पूर्व का है। यह चित्तौड़ जिले के गोसुंडी गांव से प्राप्त हुआ है और यह कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। अब इसका हम देख लेते हैं प्रश्न क्या कहता है। गोसुंडी शिलालेख संबंध में अनुपयुक्त, यहाँ पे याद रखें कीवर्ड है अनुपयुक्त, कथन को निरस्त करें। यहाँ देखते हैं पहला ए है, एक यह लेख चित्तौड़ के नगरी के निकट गोसुंडी गांव में कई शिलाखंडों में टूटा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। यह शिलालेख पर संस्कृत और नागरी लिपि का प्रयोग किया हुआ है। तीसरा है गजवंश के शासक सरुता द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख इस लेख पर मिलता है। और डी है यह राजस्थान में वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन अभिलेख है। इस तरह की बातें कही गई है इस प्रश्न में। इसमें कौन सा अनुपयुक्त है, तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। अनुपयुक्त कौन सा है, इसका आंसर है बी। इस शिलालेख पर संस्कृत और लिपि नागरी नहीं है, लिपि है ब्राही, ठीक है, जो कि अशोककालीन और शिलाखंडों में प्राय देखने को मिलती है। तो हम देखते हैं कि इस शिलालेख पर संस्कृत भाषा है और ब्राही लिपि का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ आपने ध्यान न दिया होगा तो सीधा गलत हो सकता है क्वेश्चन। यहाँ पे नागरी लिपि नहीं है, यह है ब्राही लिपि, तो इसका अनुपयुक्त कथन बी होगा। अब थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि गजवंश के शासक थे और पराशरी के पुत्र, ठीक है, पराशरी इनके पिता थे। सर्वतात के पिता का नाम क्या था, पराशरी। तो गजवंश के शासक और पराशरी के पुत्र सर्वतात ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है। और यहाँ पर हमें वैष्णव संप्रदाय के संबंध में प्राचीन अभिलेख मिले हैं, ठीक है। संकर्षण और वासुदेव, इस तरह की बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो मंदिर प्राप्त हुआ है वो चौकीनुमा मंदिर है, ठीक है। चौकीनुमा मतलब मंदिर का चौकिया है, स्ट्रक्चर पूरा मंदिर नुमा नहीं है। संभवतः तो उस समय मंदिर निर्माण की कला अपने चरम पर नहीं थी। चरम पर कब पहुंची, गुप्त काल में, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 4 पर। रणकपुर प्रशस्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। कथन ए कहता है यह प्रशस्ति सन 1439 ईस्वी के काल के समय की है। कथन बी कहता है कि यह प्रशस्ति रणकपुर के चौमुखा मंदिर में लगी हुई है। चौमुखा मंदिर पाली में है, ऐसा कह रहा है ये। कथन सी कहता है कि इस लेख में संस्कृत और नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। और कथन डी कहता है कि इस प्रशस्ति में बप्पा और कालभैज को एक ही व्यक्ति माना गया है। तो इस तरह की बातें कही गई। अब इनमें से कौन सा असत्य है यह हमें बताना है। तो आपने सोच लिया होगा कौन सा असत्य है, लेकिन मैं बताता हूँ इसका सही आंसर। इसका असत्य है डी। इस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को एक ही व्यक्ति माना गया है, यह कथन कहता है। इसका आंसर यह हुआ। अब हम चलते हैं इसको डिटेल में समझने हैं। देखिए रणकपुर प्रशस्ति पाली जिले में अवस्थित है, ठीक है। इस प्रशस्ति का टाइम पीरियड हमने देखा है 1439 है। यह प्रशस्ति पाली जिले में चौमुखा मंदिर में लगी हुई है, ठीक है। और इस लेख में या प्रशस्ति में संस्कृत और नागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए गोसुंडी में नागरी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ नागरी लिपि का प्रयोग किया गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टाइम पीरियड का खेल है, वो प्राचीन लिपि के लिए जानी जा रही थी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1439 की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो भाषा होती है, लिपि है, वो समय के साथ उसमें उसका अभ्रंश होता है और उसमें अलग तरह के आयाम जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से हुआ। अब ये रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। ये अलग इन्फॉर्मेशन इसे ज़रूर लिखें। रणकपुर प्रशस्ति में मेवाड़ के बप्पा से लेकर कुंभा तक के शासकों की उपलब्धियों, उनकी यशोगाथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और इस प्रशस्ति में, जो प्रशस्ति में, इसमें एक जो चीज़ हमने असत्य मानी है वो यह है कि बप्पा और कालभोज को एक ही व्यक्ति माना गया, लेकिन ऐसा नहीं है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। फिर से सुने,
बप्पा और कालभोज को बिल्कुल अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, इसलिए हमारा ये कथन असत्य निकला। अगर यहाँ लिखा होता कि इस प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति माना गया है तो ये कथन भी सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ प्रश्न की जो डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो असत्य की बात है। तो हम देख रहे हैं कि बप्पा और कालभोज को एक व्यक्ति माना गया, जो बिल्कुल असत्य है। ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैन साहित्य नहीं है। पहला है सिंहल सूत्र, दूसरा है नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, सी है गोरा बादल और डी है दलपत विलास। इनमें से कौन सा जैन साहित्य नहीं है, यानी 3 जैन साहित्य है और 1 जैन साहित्य नहीं है। हमें देखना है, हमें चुनाव करना है कि कौन सा जैन साहित्य नहीं है। आपने सोच लिया होगा इसका आंसर, लेकिन मैं इसका आंसर बताता हूँ। कौन सा जैन साहित्य नहीं है? दलपत विलास जैन साहित्य नहीं है। ये एक राजस्थानी साहित्य है, ठीक है, याद रखें, राजस्थानी साहित्य है, ठीक है। तो ये एक राजस्थानी साहित्य है। दलपत विलास राजस्थानी साहित्य है और 3 हैं वो जैन साहित्य हैं। वो कौन कौन से? सिंहल सूत्र, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध और गोरा बादल, ये तीनों जैन साहित्य है। अब इनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या और किसके रचनाकार कौन थे। कुछ महत्वपूर्ण जैन साहित्य हैं जिनमें सिंहल सूत्र है। सिंहल सूत्र के जो रचनाकार थे वो सोम सुंदर थे। लिख लें, सिंहल सूत्र के रचनाकार थोड़े कौन थे? सोम सुंदर। और इस ग्रंथ में, सिंहल सूत्र में, हमें 16वीं सदी की सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक है। 16वीं सदी की सोशल स्टेटस की जानकारी मिलती है, राइट। सेकंड है नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध। इसके रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार थे कक्कड़ सूरी, ठीक है, कक्कड़ सूरी। तो नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध के रचनाकार कौन थे? कक्कड़ सूरी। और कक्कड़ सूरी ने भी धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला है इस ग्रंथ में। उन्होंने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध में ओसिया, किराडू आदि नगरों की धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब सीधी सी बात है, जब किसी राज्य या किसी एरिया की हम धार्मिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें उस धार्मिक स्थिति में कहीं न कहीं सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति भी दिख जाती है जो छिपी हुई होती है। तो कहीं न कहीं इस ग्रंथ में सामाजिक और सांस्कृतिक रूप भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से हम बात करें तो जीर्णोद्धार प्रबंध, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध, कक्कड़ सूरी ने इस पर धार्मिक स्थिति पर मुख्यतः प्रकाश डाला है। अगला है गोरा बादल। गोरा बादल के रचनाकार कौन थे? तो हेमरत्न थे, याद रखें, हेमरत्न। गोरा बादल के रचनाकार हेमरत्न थे और हेमरत्न बिल्कुल इन ऐतिहासिक चरित्रों के आधार पर ही अपने साहित्य को रच रहे थे। मतलब हेमरत्न का जो साहित्य का नाम था गोरा बादल, वो ऐतिहासिक चरित्रों से लिया गया था। तो इससे हम अनुमान भी लगा सकते हैं कि यह बिल्कुल ऐतिहासिकता पर आधारित होगा। तो गोरा बादल हेमरत्न ने लिखा वो राजपूतों की युद्ध प्रणाली की जानकारी देता है, ठीक है। तो यह राजपूतों की युद्ध प्रणाली, ठीक है, युद्ध प्रणाली की जानकारी देता है। और अगला है दलपत विलास। दलपत विलास एक राजस्थानी साहित्य है। दलपत विलास को अधूरा ग्रंथ माना जाता है। बीकानेर के शासक थे दलपत सिंह, इन्होंने रचा था इस ग्रंथ को। तो ये बिल्कुल अधूरा माना जाता है, ठीक है। ये जो किताब है दलपत विलास, ठीक है, दलपत विलास जो बुक है वो एक इंस्टीट्यूट है, शार्दुल रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर में, वहाँ से प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दलपत विलास इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा के लिहाज से हम इसे क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये एक अधूरा ग्रंथ है, फिर इसे पढ़ने की क्या जरूरत है। ये भी प्रश्न तो उठता है कि जो ग्रंथ अधूरा है उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता, क्योंकि जो भी जिंदगी में अधूरा रहता है वो इतिहास नहीं बन पाता। पूर्णता में ही इतिहास निहित है, ये बात सत्य है। तो क्यों हम दलपत विलास को पढ़ रहे हैं राजस्थान के साहित्य के संदर्भ में? तो इसका उत्तर इसलिए है कि पानीपत की जो द्वितीय लड़ाई हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वार ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत,
उसमें हेमू का वध अकबर ने नहीं किया था। उसमें यह कहा गया है, ऐसे इतिहास में बताया है कि अकबर ने वध कर दिया था, लेकिन हेमू का वध अकबर ने नहीं किया था। तो इसलिए हम इसे अधूरे ग्रंथ को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। अगला प्रश्न है रेड सभ्यता के बारे में। देखिए, रेड सभ्यता कहाँ स्थित है, सभी को पता है। अब इसके आंसर पर चलते हैं, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। रेड सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताइए। ठीक है, ए है रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे स्थित है। बी है इस सभ्यता का उत्खनन श्री केदारनाथ पुरी ने किया था। सी है यह उत्खनन किए गए स्थानों को महासतियों का टीला कहा जाता है। और डी है एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, अतः इसे प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। कौन सा कथन असत्य है बताइए। आपने सोच लिया होगा, इसका उत्तर मैं बताता हूं आपको। इसका उत्तर है सी। ठीक है, देखो अब हम जांचते हैं कि कैसे ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए रेड सभ्यता टोंक जिले की निवाई तहसील में अवस्थित है। ठीक है, इसकी खुदाई किसने की थी? केदारनाथ पुरी ने, जिसे एन के पुरी भी कहा जाता है। क्या प्राप्त हुआ यहाँ से? तो यहाँ पे जनपद कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, लिख लीजिए इसे, जनपद कालीन मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। लौह की सामग्री प्राप्त की है जो रेड सभ्यता के समय की है। ठीक है, यहाँ से मातृ देवी और गजमुखी यक्ष की मूर्ति मिली है, और एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार भी यहाँ मिला है। इसे प्राचीन टाटा नगर कहते हैं। तो इसका आंसर यह है कि महासतियों का टीला गलत हो गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, दस्तरी रिकॉर्ड क्या है? ठीक है, दस्ती रिकॉर्ड क्या है? इसका आंसर पे जाने से पहले मैं आपको ऑप्शन पे बता देता हूँ। ए है मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड, बी है मेवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड, सी है बीकानेर रियासत के पुराने रिकॉर्ड, डी है जयपुर रियासत के पुराने रिकॉर्ड। कौन सा आंसर सही है? तो इसका सही आंसर है मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड, ये दस्तरी रिकॉर्ड है। ठीक है, अब जांच लेते हैं क्या है दस्ती रिकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो जोधपुर संग्रहालय में दस्तरी रिकॉर्डों को रखा जाता था। जोधपुर में जोधपुर संग्रहालय अवस्थित था और अभी भी है। तो जोधपुर संग्रहालय में मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, जिन्हें दस्तरी रिकॉर्ड कहा जाता है। इस दस्तरी रिकॉर्ड में क्या क्या होता है? इसमें बहिया होती हैं, फाइलें होती हैं, पट्टे संग्रहित किए जाते हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट है, जोधपुर रियासत की बात उठी है तो मैं बता दूं आपको कि जोधपुर रियासत अपने आकार में प्रदेश की सबसे बड़ी रियासत थी। ठीक है, इसके रिकॉर्ड कहाँ तक मिलते हैं हमें? दस्ती रिकॉर्ड के। तो दस्ती रिकॉर्ड के जो टाइम पीरियड बात करें तो ये 1600 से लेकर 1949 तक के रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल है। मारवाड़ रियासत के पुराने रिकॉर्ड मतलब जोधपुर संग्रहालय में अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान का ऐसा प्राचीन सभ्यता स्थल जहाँ पर ताम्रयुगीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए ऐसा स्थल कौन सा है? ए नौह, बी रेड, सी नगर और डी बांका। कहाँ पर ताम्रयुगीन, आर्यकालीन और महाभारतकालीन अवशेष मिले हैं इनमें से? तो इसका आंसर है नौह, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर नौ में मिले हैं। ठीक है, रेड में हमने देखा कि यहाँ पे सिक्कों का टकसाल प्राप्त हुआ है, नगर टोंक में स्थित है। ठीक है, इस तरह से हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन बिल्कुल असत्य है। ए है यह सभ्यता सीकर जिले के रेवासा गांव में कांतली नदी के मुहाने पर प्राप्त हुई है। बी है इस सभ्यता की सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की है। सी है
एकमात्र स्थान जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को तांबा निर्यात किया जाता था। और डी है एकमात्र स्थान जहाँ से मिट्टी का बांध प्राप्त हुआ है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका असत्य कथन है एकमात्र स्थान जहाँ से मिट्टी का बांध प्राप्त हुआ है। यहाँ पर मिट्टी का बांध प्राप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है। तो यहाँ मिट्टी के बांध से इस क्वेश्चन का असत्यता जाहिर होती है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ अवस्थित है? सीकर जिले में अवस्थित है। क्लियर। रेवासा गांव खंडेला की पहाड़ियों के समीप कांतली नदी के मुहाने पर अवस्थित है। क्या कीवर्ड हो गया इसका? सीकर कीवर्ड बना, रेवासा गांव कीवर्ड बना, कांतली नदी कीवर्ड बना और खंडेला की पहाड़ियाँ भी कीवर्ड है इसका। खोज किसने की? तो खोज के बारे में भी जानकारी है कि खोज है रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की। और इनका सपोर्ट राजस्थान विश्वविद्यालय के पुरातत्व विभाग ने किया था। अगर हमें हिस्ट्री की पढ़ाई करनी है राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए तो पुरातत्व विभाग के डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेगा अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर आप वहाँ के परिसर में एडमिशन लेते हैं तो। अब बात करते हैं कि इसका उत्खनन किसने किया। देखो, खोज और उत्खनन में फ़र्क है। खोज पहली बार करता है इंसान और खुदाई अलग होती है। तो खोज तो रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। ठीक है, इसे लिख लीजिए। और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने मिलकर की थी 1977 में। ठीक है, 1977। ओके। अब यहाँ पर पत्थर का बांध मिला है, जैसा कि मैंने बताया कि मिट्टी का बांध नहीं मिला है। यहाँ पर मृद पात्र मिले हैं जिसे कथी मध्य पात्र कहते हैं। कथी मध्य पात्र कहते हैं। यहाँ पे तांबे के आयुध मिले हैं, आभूषण मिले हैं। यहाँ पे तांबे का बाण मिला है, मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि तांबे का बाण मिलना, मछली पकड़ने का तांबा कांटा मिलना, तो उस समय कांतली नदी का महत्व था। ये सूखी हुई नहीं थी, ये नित्यवादी नदी थी उस समय, याद रखें, उस सभ्यता के समय। अब प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। रासो साहित्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए, ए कहता है रिपु दारण रास संभवतः सबसे पहले प्राचीन साहित्य है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? ये कह रहा है रिपु दारण रास संभवतः। ठीक है। दूसरा है बी कहता है चंद्रबृहद द्वारा रचित पृथ्वीरासो ब्रज हिंदी भाषा में है। सी कहता है रासो साहित्य में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। और डी कहता है पृथ्वीराज रासो की समाप्ति में चंद्रबृहद के दत्तक पुत्र कल्हण ने की। अब हम इसका सही उत्तर बताते हैं, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। तो इसका सही उत्तर असत्य क्या है? पृथ्वीराज रासो की समाप्ति चंद्रबृहद के पुत्र कल्हण ने की। यह गलत है, कल्हण ने नहीं की थी। पुत्र का नाम था जलहण, जलहण था, कल्हण नहीं था, जहाज का। ठीक है, अब जान लेते हैं। देखिए, रासो पृथ्वीराज रासो को साहित्य जगत में और ऐतिहासिक जगत में दोनों ही बराबर महत्व है, बड़ा महत्व है, क्योंकि हमें साहित्यकारों ने इसकी अलग व्याख्या की। पृथ्वीराज रासो में उन्होंने वीर रस को ढूंढा, प्रेम रस को ढूंढा, उन्होंने वहाँ पर रौद्र रस को ढूंढा। ठीक है, तो इस तरह के रसों की बात की गई साहित्य में। लेकिन रासों का इतिहास के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्थान है। तो रिपु दारण रास संभवतः हो सकता है सबसे प्राचीन रास है। इसका एक तरह से कोई मान्यता फिक्स नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि संभवतः रिपु दारण रास संभवतः प्राचीन रास है। महाकाव्य की श्रेणी में सिर्फ पृथ्वीराज रासों को स्थान मिला है। ठीक है, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन थे? चंद्रबृहद, जो कि पृथ्वीराज के मित्र थे, और इन्होंने पिंगल भाषा में यह साहित्य रचा था। अब पिंगल भाषा को ब्रज हिंदी भाषा भी कहते हैं। यहाँ पर हमें दो चीज़ें जानने मिली कि ब्रज हिंदी भाषा ही पिंगल भाषा थी। ठीक है, अब रासो साहित्य में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। कैसे बताई है? माउंट आबू में वशिष्ठ आश्रम में अग्निकुंड से 4 योद्धा उत्पन्न हुए थे। ठीक है, वो योद्धा कौन से?
4 आदि पुरुष उत्पन्न हुए वशिष्ठ आबू पर्वत से, गुर्जर प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। गुर्जर प्रतिहार पहला, दूसरा है परमार, तीसरा है चालुक्य, चौथा है चौहान। ये 4 आदि पुरुषों ने पूरे देश में यहाँ के उस समय के जो भी राक्षसी प्रवृत्ति थी उनका संहार किया और इस तरह से अपने अपने राज्य बसाए। पृथ्वीराज आसो 1 लाख छंदों में बनी है। पूरा तो जलहन ने किया था, लेकिन चंद्रवरदाय का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। मुणोत नेणसी इनमें से किस शासक के दरबार में सेवा में रहे थे? ए गज सिंह, बी जसवंत सिंह, सी 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी, ए और 2 दोनों। ठीक है, गज सिंह के शासन में भी रहे और जसवंत सिंह के शासन भी रहे। देखो मोहनोद नैन्सी थी, नैन्सी बहुत ही बड़ी पर्सनैलिटी मानी जानी चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि अबुल फजल से कई गुना प्रशासनिक क्षमताओं में भी और लेखन क्षमता में भी नैन्सी का बड़ा ख्याति थी और बड़ा वर्चस्व था। लेकिन क्या हुआ कि शासकों का सपोर्ट न मिलने के कारण इन्हें अपनी जो रचनात्मकता है उसे कहीं न कहीं छोड़ के अपने रोजगार के लिए इन्होंने ज्वाइन किया था प्रशासन को और सेवा में चले गए थे इन दोनों शासकों के। तो यहाँ पर शासकों ने सपोर्ट नहीं किया और अंत में ऐसा माना जाता है कि जसवंत सिंह ने इन्हें मरवा दिया था। तो नैन्सी आज भी अमर हैं राजस्थानी साहित्य में। इनकी रचना है नैन्सी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, बड़ी ही शानदार रचना है। ठीक है, तो इन्होंने दोनों ही शासकों के शासनकाल में काम किया था और इन्हें राजपूताना का अबुल फजल भी कहा जाता है, राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और इन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया है राजस्थान के इतिहास में। और आज भी राजस्थान के इतिहास को जब जानने की कोशिश की जाती है इतिहासकारों द्वारा, तो नैन्सी की ख्यात उनमें सबसे पहले वो एक सोर्स के रूप में यूज़ की जाती है इतिहास के लिए। तो एक बहुत बड़ी बात है नैन्सी की ख्यात के रूप में। नैन्सी ओसवाल परिवार में जन्म हुए थे, ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन वो दीवान के पद तक, दीवान एक उच्च प्रशासनिक पद होता था उस समय, तो वहाँ तक वे गए थे और उनका चरित्र भी बड़ा संजीदा था। तो ये ख्यात कौन सी भाषा में लिखी गई थी? नैन्सी की ख्यात मारवाड़ी और डिंगल भाषा में लिखी गई थी। और विशेषता यह भी है कि इस ख्यात में कहीं भी ह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। इस ख्यात में कहीं भी ह शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, तो नैन्सी की ख्यात इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नैन्सी के बारे में और भी जान लेते हैं कुछ बातें जो आपको लिख लेनी चाहिए। नैन्सी को जोधपुर का गजेटियर, नैन्सी की ख्यात को जोधपुर का गजेटियर ग्रंथ कहा जाता है और राजस्थान का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। इन्होंने राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन किया। इस तरह से फैक्चुअल बहुत चीज़ें हैं जो एग्जाम में आ जाती हैं, तो आपको लिख लेनी चाहिए कि राजपूतों की 36 शाखाओं का वर्णन मिलता है नैन्सी की ख्यात में। ठीक है, इनकी एक रचना एक और थी मारवाड़ा परगनारी विगत, जो कि नैन्सी द्वारा रचित है और मारवाड़ की हिस्ट्री के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन देती है और एक तरह से इसे सर्व संग्रह की संज्ञा दी गई है, सर्व संग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है 12वां, निम्नलिखित रचना और लेखकों में कौन सा असंगत है? देखिए, ए है गुणभद्र जिसकी रचना हेमकवि ने की थी, राजरूपक जिसकी रचना वीरभाण ने की थी, सी है सूरज प्रकाश जिसकी रचना कर्णिदान ने की थी और डी है गुण रूपक जिसकी रचना जयसोम ने की थी। इनमें से कौन सा असंगत है बता दीजिए। आपने चूज कर लिया होगा। इसका असंगत है गुण रूपक जयसोम। देखो, गुण रूपक की रचना जयसोम ने नहीं की थी। ठीक है, गुण रूपक की रचना जयसोम ने नहीं की थी, यह क्वेश्चन सही है। तो गुण रूपक की रचना किसने की थी यह भी जान लो। केशवदास ने गुण रूपक की रचना की थी। लिखिए केशवदास ने गुण रूपक की रचना की थी और गज सिंह के राज्यकाल में केशवदास को कवि के रूप में प्रशय मिला था।
गज सिंह के राज्यकाल में केशवदास को कवि के रूप में प्रशय मिला था। ठीक है, और ये गुण रूपक है। ये ग्रंथ विवाह समारोह और वेशभूषा का ज्ञान देता है। गुण रूपक जो ग्रंथ है विवाह समारोह और वेशभूषा का ज्ञान देता है। अब जान लेते हैं गुण भाषा व हेम के बारे में कि गुण भाषा को हेम कवि ने लिखा था। गुण भाषा को हेम कवि ने लिखा था और यह भी गज सिंह के समय लिखी गई थी हेम कवि द्वारा। इसका टाइम पीरियड कब है गज सिंह का? गज सिंह का टाइम पीरियड की बात करें तो गज सिंह का टाइम पीरियड 1619 से 1638 ईस्वी तक का है। और गुण भाषा हेम कवि ने लिखा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एक बात और जान लो कि गज सिंह की एक पासवान थी अनारा बेगम। उन्होंने कहा कि गज सिंह का बेटा अमर सिंह जो कि बड़ा बेटा था वो राज्य नहीं संभालेगा, उसे राज्य से वंचित करो और छोटे बेटे जसवंत सिंह को राज्य का भावी राजा बनाओ। तो यहाँ पर कहीं न कहीं इनकी जो पासवान अनारा बेगम का हस्तक्षेप के कारण बड़े पुत्र अमर सिंह को राज्य का अधिकार नहीं मिला और छोटे पुत्र जसवंत सिंह को राज्य का अधिकार मिला। ठीक है, इस तरह से हम समझते हैं गज सिंह के बारे में। गज सिंह को दल थमंग की उपाधि भी दी थी। ये उपाधि जहांगीर ने प्रदान की थी। जहांगीर ने क्यों दी थी? क्योंकि उनका पुत्र खुर्रम मतलब शाहजहां उसने विद्रोह कर दिया था और ऐसी स्थिति में इस विद्रोह को दबाने के लिए गज सिंह को बुलाया गया और गज सिंह ने बहुत बेहतरीन तरीके से इस युद्ध में सफलता प्राप्त की और उन्हें जहांगीर ने दल थमंग की उपाधि प्रदान की। ये सभी बातें आप लिखते जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ग्रंथ है राजरूपक, इसके बारे में देख लो। राजरूपक की रचना वीरभाण ने की थी। रत्नुचारण कवि वीरभाण, याद रखें रत्नुचारण कवि वीरभाण। और इस ग्रंथ में अमर सिंह व शेर बुलंद, अमर सिंह और शेर बुलंद खां के बीच लड़ाई हुई है। इसे अहमदाबाद की लड़ाई भी कहते हैं, याद रखें वीरभाण। तो एक और रह गया है सूरज प्रकाश, इसकी रचना कर्णिदान ने की थी और कर्णिदान ने अमर सिंह के समय के सजीव युद्धों का वर्णन किया है। कर्णिदान ने अमर सिंह के समय सजीव युद्धों का वर्णन किया है। प्रश्न 13 कहता है, इनमें से किस ताम्रपत्र में गुजरात के शासक मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक के सोलंकी राजाओं की वंशावली दी गई है? ये आहड़ के ताम्रपत्र हैं। आपने सुना होगा आहड़ के ताम्रपत्र के बारे में। ये गुजरात के शासक के बारे में है कि मूलराज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक की वंशावली दी गई है और इस आहड़ के ताम्रपत्र में कहा गया है कि गुजरात के शासक भीमदेव ने मेवाड़ पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, गुजरात के शासक भीमदेव ने मेवाड़ पर अधिकार भी कर लिया था। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 14 बिजोलिया के बारे में। बिजोलिया शिलालेख, देखो चौहान कालीन शिलालेख है ये। प्रश्न को पढ़ते हैं फिर उसके उत्तर के बारे में जानते हैं। बिजोलिया शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए है मूलतः यह दिगंबर लेख है। बी है इस लेख में सांभर और अजमेर के चौहान वंश के शासकों का वर्णन है। सी है लेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मण से हुई है। और डी है इस लेख के रचयिता सोमभद्र हैं। तो इसका कौन सा कथन असत्य है? देखो इसका असत्य कथन है इस लेख के रचयिता सोमभद्र। सोमभद्र नहीं है इसके रचयिता, इसके रचयिता है गुणभद्र। याद रखें गुणभद्र। गुणभद्र ने रचना की थी इस लेख की, तो सोमभद्र गलत हो गया है यहाँ पर, इसलिए यह असत्य है। ठीक है, अब जानते हैं बिजोलिया शिलालेख के बारे में। इसका कालक्रम की बात करें तो यह 1170 ईस्वी का है। कालक्रम की बात करें तो 1170 ईस्वी का है। कहाँ मिला है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर पर उत्कीर्ण मिला है यह, और यह दिगंबर लेख है। दिगंबर जैन श्रावक मतलब जो संत होते थे जैनों के, उसको श्रावक कहा जाता है। तो दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में इस बिजोलिया
शिलालेख को बनवाया था। यह चौहान शासक के बारे में जानकारी देता है। चौहानों को वत्स गोत्र के ब्राह्मण के रूप में भी बताया गया है, मतलब चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्र के ब्राह्मणों के रूप में बताई गई है। इस लेख में और भी कुछ बातें कही गई हैं जिसे आप लिख लेना चाहिए। जालोर को जबालीपुर कहा गया है, नाडोल को नड्डूल कहा गया है, नाडोल को नड्डूल कहा गया, न ड डूल, नाडोल को नड्डूल कहा गया है, सांभर को शाकंभरी कहा गया है, दिल्ली को दिल्ली का कहा गया है, और श्रीमाल को भीनमाल कहा गया है, नागदा को नगहदा नगहदा कहा गया है, नगहदा। इस तरह की बातें हमें देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख। देखो, बसंतगढ़ शिलालेख के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखो, ए कहता है यह शिलालेख सिरोही जिले में मिला है। बी कहता है शिलालेख राजा वर्मलात के समय का है। सी कहता है इस लेख में सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है। और डी कहता है इस लेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए असत्य कौन सा है? तो असत्य है, इस लेख में अमृत मंथन का उल्लेख मिलता है। देखो, ये अमृत मंथन का जो उल्लेख मिला है इस लेख में नहीं मिला है, बल्कि यह मानमोरी के शिलालेख में मिला है। और मानमोरी का जो शिलालेख है वो 713 ईस्वी का है। याद रखें, 713 ईस्वी का है और चित्तौड़ में अवस्थित है मानमोरी का शिलालेख। जब जनरल, इसकी भी एक कहानी है, छोटी सी सुन लो। इसमें जब कर्नल जेम्स टोड अपने घोड़े पर घूम रहे थे, उसी दौरान वे तरह तरह की चीज़ों के प्रति रुचियाँ, ऐतिहासिक चीज़ों के प्रति रुचियाँ इकट्ठी कर रहे थे। वे लेखन कर रहे थे राजस्थान को घूम घूम के। तो इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के किनारे उनको मानमोरी का शिलालेख मिला। हालांकि इस शिलालेख को वे ले जाने की कोशिश में यह समुद्र में टूट गया, अंग्रेजों द्वारा ले जाया जा रहा था और समुद्र में ही डूब गया। ये ऐसी कहानी हमें राजस्थान के इतिहास में देखने को मिलती है। तो इसके लेखक कौन थे? याद रखें, मानमोरी के शिलालेख के लेखक कौन थे? तो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, पुष्य नाम के व्यक्ति हैं। याद रखें, मानमोरी शिलालेख के जो लेखक हैं वो पुष्य नाम के लेखक हैं और उत्कीर्णकर्ता का नाम है शिवादित्य। तो लेखक का नाम है पुष्य और उत्कीर्णकर्ता का नाम है शिवादित्य। तो वापस से आते हैं बसंतगढ़ शिलालेख पर कि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही जिले में अवस्थित है। याद रखें, और इस शिलालेख में राजा वर्मलात के समय का माना जाता है। इस लेख में सामंत प्रणाली के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, अगला प्रश्न 16, जगन्नाथ कछवा की छतरी। अब इसके बारे में प्रश्न पढ़ते हैं कि जगन्नाथ कछवा की छतरी लेख के संबंध में असत्य कथन बताइए। ए है यह शिलालेख 1613 ईस्वी का है। बी है यह झालावाड़ में अवस्थित है। सी है यहाँ पर 32 खंभों की छतरी अवस्थित है। और डी है राजा भारमल पुत्र तथा भगवान दास के भाई जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु का वर्णन मिलता है। अब देखते हैं इस प्रश्न का असत्य कथन कौन सा है। तो इसका असत्य कथन है यह झालावाड़ जिले में अवस्थित है। ऐसा नहीं है, यह झालावाड़ जिले में अवस्थित नहीं है। जगन्नाथ कछवा की छतरी भीलवाड़ा जिले में अवस्थित है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में अवस्थित है। तो ये इसका असत्य कथन होगा। और अब इसकी डिटेल में जान लेते हैं इस जगन्नाथ कछवा छतरी के बारे में। तो यह छतरी 1613 ईस्वी की है, बिल्कुल सही है। यह भीलवाड़ा के मांडलगढ़ जिले में अवस्थित है, बिल्कुल सही है। 32 खंभों की छतरी जगन्नाथ कछवा में अवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। और मेवाड़ आक्रमण के समय लौटते हुए, तो मेवाड़ आक्रमण से लौटते हुए आमेर के राजा भारमल का और उनके पुत्र भगवान दास के भाई जगन्नाथ कछुआ की मृत्यु का वर्णन भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान के किस शिलालेख में वैष्णव धर्म का स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है? ए है बड़वाक स्तंभलेख, बी है घोसुंडी शिलालेख, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होना चाहिए? इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों। मतलब बड़वा के स्तंभ लेख में भी वैष्णव धर्म का उल्लेख है और घोसुंडी शिलालेख में तो हमने ही देखा ही है। देखिए, बड़वा का जो शिलालेख है वो टाइम पीरियड की बात करें तो घोसुंडी
से पुराना नहीं है। गोसुंडी का शिलालेख है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का, मतलब सेकेंड बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इनमें दोनों में से पुराना कौन है, तो पुराना गोसुंडी का है, ठीक है। तो बड़वा का जो शिलालेख है वो 238 ईस्वी का है। 200, इसका जो टाइम पीरियड है 238 ईस्वी का है, ठीक है। ये आप याद रखें, लिख लें इसे। तो 238 ईस्वी का है। और बड़वा का जो ये शिलालेख है वो कौन से ज़िले में प्राप्त हुआ है, तो कोटा ज़िले में, याद रखें, कोटा ज़िले में। और कोटा के भी बड़वा गांव में इसका स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है। इस लेख में त्रिरात्र यज्ञ, इस लेख में बड़वा के स्तंभ लेख में त्रिरात्र यज्ञ में अप्तोयामा यज्ञ का उल्लेख है। तो त्रिरात्र यज्ञ में अप्तोयामा यज्ञ का उल्लेख है, अप्तोयामा यज्ञ का उल्लेख है। तो गोसुंडी के बारे में आपको मैंने बताया है, वही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि 11 संधिया नामक स्थानीय सिक्के किस रियासत द्वारा चलाए गए। तो 11 संधिया एक सिक्के हैं, स्थानीय सिक्के, वो किस रियासत द्वारा चलाए गए। आंसर क्या होना चाहिए इसका। ए है भरतपुर रियासत, बी है अलवर रियासत, सी है किशनगढ़ रियासत और डी है शाहपुर रियासत। इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है 11 संधिया सिक्के शाहपुरा रियासत द्वारा चलाए गए थे। तो ये 11 संधिया सिक्के थे ना, ये चांदी के सिक्के थे, चांदी के थे, ठीक है, सिल्वर के थे। और इसको कौन चलाता था, इन सिक्कों को, मेवाड़ सरकार द्वारा 1760 में चलाए गए थे और जारी किए गए थे, ठीक है। ये शाहपुर रियासत थी, ये भी एक सिक्के चलाती थी, मतलब 11 संधिया नामक जो सिक्के हैं, स्थानीय सिक्के, उसे भी शाहपुर रियासत ने चलाया है। और शाहपुर रियासत एक सिक्के और चलाती है, उसका नाम है माधोशाही, ठीक है, माधोशाही। तो ये तांबे के होते थे, कॉपर के, ठीक है, कॉपर के होते थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी नहीं है। देखो कौन सी नहीं है, इस पर ध्यान देना। ए है यहाँ के नगरों की सड़कें समकोण पर काटती थी, इसलिए यहाँ के मकान जाल पद्धति द्वारा बनाए गए थे। बी कहता है यहाँ लकड़ी की नालियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सी कहता है कालीबंगा में लिंग और योनि तथा देवताओं की कोई मूर्ति और मुद्राओं पर किसी भी देवता का अंकन नहीं मिला है। और डी है यहाँ भवन कच्चे ईंटों के और बाद में पक्की ईंटों के मिले हुए हैं। इनमें से कौन सा विशेषता नहीं है। इसका उत्तर है कालीबंगा का सी, इसका उत्तर है सी। कालीबंगा में लिंग, योनि तथा देवताओं की कोई मूर्ति और मुद्राओं पर किसी देवता का अंकन नहीं मिला है। ये सभी अंकन हमें सिंधु घाटी सभ्यता में जरूर मिले हैं, और सिंधु घाटी से पहले की सभ्यता है, और ये सिंधु घाटी से भी पहले की सभ्यता है कालीबंगा। तो यहाँ पर इस तरह की किसी भी तरह की चीज़ों का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है। अब कालीबंगा सभ्यता आपने जान ही लिया है कि कालीबंगा सभ्यता कहाँ अवस्थित है, वो आपको पता ही है। साथ ही यहाँ की जो यहाँ की सड़कें जो थी वो समकोण पर काटी थी, मतलब ग्रिड पैटर्न पर थी, और लकड़ी की नालियाँ केवल और केवल यहाँ मिली है। और पहले भवन कच्ची ईंटों के थे और बाद में पक्की ईंटों के, ठीक है। अगला है आहड़ सभ्यता का सर्वाधिक उत्खनन इनमें से किस व्यक्ति द्वारा किया गया। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कीवर्ड को पकड़ो, सर्वाधिक उत्खनन, सर्वाधिक उत्खनन। यहाँ पर अधिकतर विद्यार्थियों ने इसका उत्तर दिया है अक्षय कीर्ति व्यास, और सभी का गलत है ये क्वेश्चन का आंसर। देखिए अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वाधिक उत्खनन नहीं किया है, उन्होंने सर्वप्रथम उत्खनन किया है अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम प्रकाश में लाने और उत्खनन का कार्य किया है। कब किया है, 1953 में। उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल ने भी इस पर खनन किया है, लेकिन सर्वाधिक खनन, मतलब इन्होंने भी किया है खनन, इन्होंने भी किया है और इन्होंने भी किया है, लेकिन सर्वाधिक किसने किया है, तो धीरज लाल साकलिया, SD साकलिया भी कहते हैं, तो इन्होंने सर्वाधिक किया है। तो सही आंसर इसका सी था। अब एक और जान लो,
KUI कैनेडी कौन है? यह एक हिस्टोरियन है। इन्होंने क्या किया कि कालीबंगा सभ्यता के पतन का कारण इन्होंने संक्रामक रोग बताया था। ठीक है, संक्रामक रोग के कारण कालीबंगा का पतन हुआ। ये बात किसने कही? KUR कैनेडी। 21 क्वेश्चन, भाबरुल शिलालेख के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? याद रखें, कौन सा कथन असत्य है? देखो, इस लेख की खोज कैप्टन रॉबर्ट द्वारा की गई। कैप्टन रॉबर्ट द्वारा की गई। देखो, बी है, यह शिलालेख पहिए पर बुस्टोफेदन में खुदा हुआ है। सी है, इस लेख पर बुद्ध धर्म सत्य लिखा हुआ। और डी है, इस शिलालेख पर अशोक मगध राजा का राजा है तथा उसके द्वारा गो हत्या का प्रतिबंध लगाना लिखा गया। ये सब बातें इसमें लिखी। कौन सा कथन असत्य है? बताइए। इसका आंसर है सी, ये असत्य है। इस लेख पर बुद्ध तो लिखा है, बिल्कुल सही बात है। धर्म नहीं लिखा है, धम्म लिखा है। और सत्य नहीं, संघ लिखा है। तो बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखें, बुद्ध, धम्म और संघ लिखा है, न कि बुद्ध, धर्म, सत्य। तो यह असत्य हो जाता है। तो इस पर और डिटेल में जान लेते हैं। भाबरुल शिलालेख कैप्टन रॉबर्ट बर्ट ने 1837 को इसकी खोज की। यह शिलालेख बुस्टोफेदन शैली में खुदा हुआ है। ठीक है, और अशोककालीन है, मगधकालीन है। इस शिलालेख पर अशोक मगध का राजा है, ऐसी बात कही गई है। और अशोक के द्वारा गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई है। अब क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। राजस्थान में किस प्राचीन सभ्यता से तांबे की 28 चूड़ियाँ प्राप्त हुई है? तो ये किराडोथ है। ये कहाँ पे? जयपुर में है। ठीक है, याद रहे। गणेश्वर आपको पता ही है सीकर में है, नगर आपको टोंक में है। इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन 23, राजस्थान में कोलवी की गुफा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था। यह वर्तमान किस जिले में है? वर्तमान यह कहाँ पर है? ए भीलवाड़ा, बी झालावाड़, सी बांसवाड़ा और डी विराटनगर। तो इसका सही आंसर है झालावाड़। कोलवी की गुफा बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र था राजस्थान के संदर्भ में। 24 क्वेश्चन, नौ सभ्यता के बारे में असत्य कथन बताइए। असत्य यहाँ पे याद रखें। यह भरतपुर, ए है, यह भरतपुर के नौ गांव में रूपारेल नदी के किनारे अवस्थित है। बी है, इस सभ्यता के उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। सी है, यहाँ से ईसा पूर्व 2वीं सदी की विशालकाय जोग बाबा की मूर्ति मिली है। और डी है, यह सभ्यता महाभारत कालीन व लोहकालीन है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका असत्य कथन मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसका असत्य कथन है, इस सभ्यता का उत्खनन वीरेंद्रनाथ मिश्र ने किया है। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने नहीं किया है इसका उत्खनन। इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया है। रतन चंद्र अग्रवाल, RCA ने किया है, राइट। और टाइम पीरियड की बात करें तो 1963 से 1963 से 1964, 1963-64 से, इसके बीच रतन चंद्र अग्रवाल ने इसकी खोज की, न कि वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। ठीक है, यह सभ्यता महाभारत और लोहकालीन दोनों तरह की है। और यहाँ पर जोग बाबा की मूर्ति मिली है, जो कि 2वीं ईसा पूर्व की है, 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। और जोग बाबा कौन है? एक यक्ष है। ठीक है, यक्ष कौन थे? उस समय लोक देवता, शक काल में लोक देवता माने जाते थे। कुषाण काल में लोक देवता माने जाते थे यक्ष। ठीक है, अब 25 क्वेश्चन है। हर्षनाथ प्रशस्ति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य है हर्षनाथ प्रशस्ति के बारे में। देखो, ए दे रखा है, यह प्रशस्ति सांबर के चौहान राजा विग्रहराज के समय की है। बी कह रहा है कि यह प्रशस्ति चौहानों के वंश क्रम व उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है। सी कह रहा है, यह प्रशस्ति हर्षनाथ मंदिर पर लगी है, जिसका निर्माण विग्रहराज ने स्वयं करवाया। और डी कहता है, इसमें वागड़ क्षेत्र के लिए वारगट शब्द का प्रयोग किया गया। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसमें कौन सा कथन असत्य है, ये बात कही गई है। सी, यह प्रशस्ति हर्षनाथ मंदिर में लगी है, लेकिन इसका निर्माण है विग्रहराज ने नहीं कराया है।
विग्रहराज के सामंत अल्लट ने कराया है। विग्रहराज के सामंत अल्लट ने किया है, याद रखें। विग्रहराज के सामंत थे अल्लट, उन्होंने इसका निर्माण करवाया है। हालांकि यह प्रशस्ति, हर्षनाल प्रशस्ति विग्रहराज समय की है, लेकिन निर्माण विग्रहराज ने नहीं करवाया। विग्रह निर्माण कराया है अल्लट ने, अल्लट ने कराया, राइट। और ये सामंत था विग्रहराज का। इस प्रशस्ति में वागड़ क्षेत्र के लिए वारगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही बात है। और इस प्रशस्ति में, हर्षनाल प्रशस्ति में चौहान वंश और उनकी उपलब्धि का वर्णन मिलता है। और यह प्रशस्ति सीकर में अवस्थित है, याद रखें, सीकर जिले में, ठीक है। इस तरह से हमने पूरे टेस्ट को कवर किया है हमने। और इसका डिस्कशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, आगे की टेस्ट सीरीज में आपको बना रहना है, तो हमारे साथ इस डिस्कशन में बना रखा है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आपको ज़रूर मेंबरशिप लेनी होगी, टेस्ट मेंबरशिप, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।